आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज की एक बहुत ही बढ़िया क्लास, जिस क्लास का टाइटल 22 जुलाई साल 2026 के करंट अफेयर रहने वाले हैं। विश्वास ये करता हूँ कि आप लोग हर रोज क्लास को अच्छे से देखते होंगे और बहुत ही तबीयत से इत्मीनान से आप लोग चीज़ों को याद भी करते होंगे। आप लोग सहयोग के रूप में क्लास को शेयर जरूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आप लोग इस परिवार यानी कि स्टार आईक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल की सदस्यता यानी कि सब्सक्रिप्शन आपने अभी तक के लिए नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों से पिछले अपने सेशन के दौरान एक सवाल किया था कि हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के बारे में पूछा था। एनसीआर का विस्तार कब किया गया था, ये सवाल मैंने आपसे किया था। तो एनसीआर का विस्तार जो किया गया था ना सर, इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है मुझे अक्टूबर 2013। एक्चुअली सही आंसर इसका 2013 है, बट थोड़ा सा एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमें एक ऑप्शन और भी दे रखा है। और वो ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमें? वो ऑप्शन जुलाई 2013 दे रखा है। एक्चुअली इसकी मंजूरी जो है ना, वो दी गई थी। कब सर इसकी मंजूरी दी गई थी? 2013 जुलाई के अंदर। जुलाई 2013 में, मतलब भिवानी जिले को एनसीआर में शामिल करने के लिए ये जो बोर्ड था ना, प्रस्ताव, इसकी मंजूरी मिली थी जुलाई 2013 में, जो कि पहला ऑप्शन है। और हो सकता है जल्दबाजी में आंसर लग भी जाए, लेकिन भारत सरकार की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना यानी कि जिसको गजट कहते हैं हम लोग, गजट नोटिफिकेशन जो आया था वो 1 अक्टूबर 2013 को आया था, जिसे भिवानी औपचारिक रूप से एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है ना, इसका एक हिस्सा बन गया। इस बात को आपको याद रखना है यहाँ पे। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात और याद रखना कि एनसीआर के अंदर ना अपना हरियाणा सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा भी इसमें एनसीआर में शामिल है, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो है ना, इसके अंदर राजस्थान राज्य है वो भी इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखना आप लोग। वैसे राजस्थान के साथ में हम लोग सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 1262 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हम लोग राजस्थान के साथ शेयर करते हैं। हरियाणा का जो हिस्सा है वो लगभग 57% नियर अबाउट हम लोग एनसीआर में आते हैं, और हरियाणा के इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट जो है एनसीआर का पार्ट रखते हैं, ध्यान रखना आप लोग। एक रिसेंट पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एनसीआर का हिस्सा नहीं है, तो उसका ऑप्शन में हिसार दे रखा था। तो हाँ, हिसार जो है ना वो एनसीआर के अंदर नहीं आता है। वैसे आपके मन में आ रहा होगा कि एनसीआर होता क्या है सर? तो एनसीआर का पूरा नाम है नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में इसको आप कह सकते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हो। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई अलग राज्य या कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, बल्कि ऐसा समझो कि दिल्ली को सेंटर मान लो, और दिल्ली को सेंटर बना के एक जो है ना बेसिकली इंटर स्टेट टाइप का एक एरिया होता है ये। इसमें मतलब पूरी दिल्ली का इलाका है, और दिल्ली के साथ साथ जो है ना इसमें हरियाणा भी इंक्लूडेड है, यूपी भी है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। इसका मेन टारगेट क्या है सर? ताकि दिल्ली और आसपास का जो इलाका है ना उसको प्रॉपर तरीके से, ऐसे कह सकते हो, प्लान्ड और एक बैलेंस वे में उसका डेवलप किया जा सके। दैट्स वाई एनसीआर बनाया है। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, सर एनसीआर और एनसीटी जो है ना सर, इसमें क्या फर्क है? एनसीटी का मतलब तो होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का एक्चुअल नाम ही यही है, आपका ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या आता है सर? इसके अंदर ओनली दिल्ली ही आता है आपका। दिल्ली या दिल्ली टेरिटरी कह सकते हो आप लोग, यही है। ओनली दिल्ली आएगा, दिल्ली गवर्नमेंट आएगा, या यूनियन टेरिटरी है हो गया आपका। बट एनसीआर जो है ना सर, इसके अंदर दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका, तो बोले तो मैंने हरियाणा, यूपी और राजस्थान और इंक्लूडिंग दिल्ली है, वो आ गया आपका। अगर आप इसका सर हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू बता दें तो भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो चलो देखो, अब देखो ऐसा है कि हमारा जो इस एरिया को आप लोग मान लीजिएगा ये दिल्ली हो गया, ठीक है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन है लगातार बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। वैसे दिल्ली की पॉपुलेशन है भी बहुत ज़्यादा। अगर आप मुझे ये पूछो कि सर भारत में कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मेरा जवाब दिल्ली रहेगा। यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था कहिएगा, यहाँ का जो आवास व्यवस्था जो है जिसमें लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस है, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उनको एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में चाहिए, प्लान वे में चाहिए। तो दैट्स वाई क्या किया गया, 1956 की बात है, तब दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जोन है ना, उसके उसको एक प्रॉपर तरीके से प्लान वे में बनाने के लिए एक ना सबसे पहले एक कमेटी बनी थी, या कह सकते हो सबसे पहले इसके लिए एक ना धीरे धीरे सुझाव आने स्टार्ट हुए थे।
1961 की बात आती है, तब उस समय जो है ना हमारे होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हुआ, एक बोर्ड बनाया गया था, इस बारे में विचार किया जाए। फिर 1962 के अंदर क्या हुआ, दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार किया गया था और 1973 के अंदर उस बोर्ड को फिर से दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया था और 1985 में फाइनली जो है ना एनसीटी, यानी कि एनसीटी नहीं, माफ करना, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 1985 है, ये पास हो गया था फाइनली। तो आप ये कह सकते हो कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कब बना है, तो एग्जैक्ट अगर डेट मैं कहूँ तो आपको 9th ऑफ Feb 1985 है, इसका याद रखना आप लोग। इसका एक्ट भी बता देता हूँ आपको मैं, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए। एक्ट नंबर 2 था इसका, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1985 इसका एक्ट था आपका, राइट। अगर आप मुझे ये कहें कि सर एनसीआर में अभी टोटल एरिया है कितना, तो एनसीआर में अभी ऑफिशियली टोटल एरिया है 55,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है आपका। 55,000 समथिंग कुछ किलोमीटर है, मतलब 55,083 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, पर आप 55 प्लस ऐसे याद करने के लिए परफेक्ट रहेगा ये आपका। अच्छा सर, अब आप बात करते हैं पूरा जो आपका हरियाणा है ना, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लिए थोड़े ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में नहीं आता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, उसका आंसर हिसार था। तो इसमें एक दिल्ली के फरीदाबाद पास में लगता है, गुरुग्राम पास में लगता है, तो वो भी इंक्लूडेड हो गया। नू भी दिल्ली के पास में है, तो वो भी हो गया आपका। रोहतक भी इसमें आता है आपका। इसके अलावा सोनीपत आता है, सोनीपत तो दिल्ली से बिल्कुल अटैच्ड है ही आपका। इसके साथ साथ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी है, रेवाड़ी गुरुग्राम के पास, तो वैसे हो गया। झज्जर है, ये डायरेक्ट लगता ही है दिल्ली के, तो ये भी इसका इंक्लूडेड पार्ट है। पानीपत भी इसी का ही पार्ट है। पलवल भी इसका पार्ट है, ध्यान रखना, पलवल फरीदाबाद से अलग हुआ था ये 2008 में, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। भिवानी भी इसका पार्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट भिवानी से अलग हुआ था चरखी दादरी, तो वो भी इसका पार्ट हो गया। और एक महेंद्रगढ़ भी इसका पार्ट है, जींद भी इसका पार्ट है और करनाल भी है इसका पार्ट। तो ऐसा कह सकते हो आप लोग कि हरियाणा का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना 25,000, एग्जैक्ट कहूँ तो 25,327 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो इसके हिस्से में आता है। पूरा हरियाणा अपना है ही 44,212 का, उसमें से 25,327 ऑलमोस्ट एरिया जो है ना ये एनसीआर का ही एरिया में आता है आपका। यूपी कम है, यूपी के लगभग 8 जो है ना डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं एनसीआर में, जैसे मेरठ इसमें आता है, गाजियाबाद आता है, इसके अंदर एक जीटीबी आता है, गौतम बुद्ध नगर जो है ना ये भी इसमें आता है, बुलंदशहर आता है, बागपत आता है, हापुड़ भी इसी का ही है, शामली भी इसी का ही पार्ट है, और इसके अलावा मुजफ्फर नगर है जो ना, वो भी इसके अंदर आता है आपका। 14,000 नियर अबाउट स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड आता है आपका। राजस्थान के अंदर जो है ना एक अलवर और एक भरतपुर है आपका, ठीक है ना। हालांकि इनकी कमेटी बैठी है, तो इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा और एक हटाया भी जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो है ना अपडेट नहीं हुआ, तो अभी के लिए आप लोगों को इतना एरिया याद रखना है, हरियाणा सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें दिल्ली पूरी आती है आपकी, तो हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के 8 है, राजस्थान के 2 इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं आपके। तो ओवरऑल आपको एनसीआर समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे छोटी छोटी शब्दों में ही कहूँ कि एनसीआर बनाने के पीछे की वजह यही थी कि दिल्ली और दिल्ली की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा, दिल्ली एक ही जगह पे लोग फिर रोजगार ढूंढेंगे, इसलिए एनसीआर रीजन में जॉब मिलेगा बराबर सा ही होगा। इसको अच्छे प्लान तरीके से बसाया जाए, यहाँ पे रहने खाने पीने इन सब चीज़ों को जो ना प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जा सके, एनवायरनमेंट को सेफ रखा जा सके, मतलब शहर ऐसे बिखरा हुआ सा ना रहे, कहने का मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो ना उसको रखा जा सके आपका यहाँ पे, ठीक है। सो इस चीज़ों को आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है आपका। अभी मैंने जैसे कहा ना, रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, हरियाणा के एरिया को भी कम ज़्यादा करने की बातें हुई थी, अभी थोड़ा टाइम पहले इसका एक मीटिंग भी हुआ था आपका वैसे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे, है ना। मैं आपको रिसेंट मीटिंग की एक छोटी सी बात और बताता हूँ। 2041 तक जो है ना सर, इस रीजनल प्लान को तैयार किया है, नमो सिटी बनने का ऐसी उम्मीद है आपका यहाँ पे। और अभी के लिए ये बाउंड्री यही रहेगी हरियाणा के लिए, तो कोई चेंजेस नहीं रखा रखा गया है अभी के लिए। अगर आप लोग हरियाणा टॉपर बैच में हिस्सा बनना चाहते हो, तो आज ये बैच स्टार्ट हो रहा है, दोपहर में 12 बजे पहली क्लास इसकी आज जा रही है। बाकी टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता रहेगा। साइंस और हरियाणा जीके इसमें दो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और बहुत डिटेल से ग्रुप ए बी सी डी के लिए आप हरियाणा जीके अच्छे से तैयार कर सकते हो। आज इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, आज पूरे दिन के लिए प्राइस इसका यही रहेगा 499। कल से इसका प्राइस हाइक हो रहा है और 999 हो जाएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप लोग इस बैच में एनरोल हो सकते हैं।
और इस बैच का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे या स्टार आईक्यू टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ओके। देश की 16 चल रही पुरातात्विक उत्खनन परियोजनाओं में खर्च के लिहाज से पहले स्थान पे कौन सा स्थल है? तो जहां पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पे खुदाई वगैरह चल रही है, ऐसे 16 ऑनगोइंग साइट चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है हरियाणा के राखी गढ़ी के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। अभी वर्तमान में ये हांसी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन गया, ध्यान रखना, पहले से हम हिसार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते थे। और इसमें हरियाणा की दो साइट है वैसे, एक तो राखी गढ़ी, एक अग्रोहा है। तो खर्च के मामले में ये आगे ही है, स्पेशली राखी गढ़ी तो आगे है ही है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने इन दोनों साइट की खुदाई पर अब तक टोटल 3.42 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हिसार के अंदर तो नहीं कहूंगा मैं, हांसी के अंदर कहूंगा फिलहाल के लिए, हिसार नहीं हांसी में है ये। और अब तक जो है ना राखी गढ़ी पे अकेले पे 2.16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो देश की सभी परियोजनाओं में सबसे ज्यादा स्थान है इसके ऊपर, अकेला राखी गढ़ी का ही। अग्रोहा पे 1.26 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो दूसरे स्थान पे आता है। इसके बाद तीसरे स्थान पे गुजरात की द्वारका साइट आती है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा, 1,54,000 रुपए खर्च जो है ना वो हुए थे आपके तीसरे स्थान पे। हालांकि इन दोनों को मिला के जो है ना हरियाणा केंद्रीय दूसरी है, पर वैसे आपकी आ जाती है गुजरात की द्वारका, ये हरियाणा में पहली ही होगी, हरियाणा की दूसरी है, ठीक है। और ऐसे करंट में अभी 16 साइटों पे काम चल रहा है, जिन पे लगभग 6.8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राखी गढ़ी आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है, और यहाँ मानव जीवन, शहरी व्यवस्था, व्यापार और कृषि से जुड़े बहुत सारे अहम प्रमाण हैं, वो मिलने की उम्मीद है। ये अग्रोहा है, यहाँ पे व्यापारिक और सांस्कृतिक इतिहास के नए पहलू सामने आ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना। बाकी अग्रोहा, द्वारका, एलिफेंटा द्वीप हो गया, इसके साथ साथ जो है ना आपका यहाँ पे भावनगर गुजरात हो गया, ठीक है ना। तो राखी गढ़ी में 2,16,25,000 रुपए है, अग्रोहा की 1,26,51,000 रुपए है, और द्वारका का 1,54,000 रुपए है आपका। हाँ, गुजरात का द्वारका तीसरा ही नंबर पे है, 2 पे यही हुआ, 26 लाख है ये। ठीक है, आपका 2 पे ये है, ओवरऑल भी 2 पे ही पड़ रहा है ये तो। एलिफेंटा जो है ना ये 99,17,000 हो गया, और भावनगर 93,34,000 रुपए हो गया ये। नाबार्ड ने हरियाणा में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत कितनी राशि स्वीकृत की है? तो नाबार्ड ने अभी रिसेंटली जो है ना कितनी राशि स्वीकृत की है सर? तो इसका ठीक आंसर जो है ना हमारे पास में क्या रहने वाला है, इसका ठीक आंसर रहेगा 15,056 करोड़ रुपए होगा ये। 15,056 करोड़ जो है ना इतनी राशि स्वीकृत की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए हरियाणा को जो है ना 15,056 CR जो है ना वो स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि से हरियाणा के अंदर 6,175 जो परियोजनाएं हैं उनको मदद मिलेगी। इसके जरिए मुख्य रूप से सिंचाई है, ग्रामीण है, सड़क है, पेयजल की सुविधा है, इन सभी चीजों को तकरीबन 63,000 से ज्यादा किसानों को लाभ भी मिलेगा। 45वें स्थापना दिवस समारोह के ऊपर जो है ना इसमें हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी इसमें शामिल हुए हैं। और राज्य सरकार की सभी कृषि जो सहकारी समितियां हैं, जिसको आप लोग कहा करते हो ना प्राइमरी एग्रीकल्चर, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, पैक्स कहते हैं जिनको हम लोग, और ये डिजिटलीकरण करने का लिए भी है। हरियाणा में नाबार्ड ने अब तक 710 पैक्स और का कंप्यूटरीकरण यानी कि डिजिटलीकरण जो है ना हरियाणा के अंदर कर दिया है, मतलब ओवरऑल कर दिया है इन्होंने 710 का ये। और किसान उत्पादक जो संगठन है, फार्मर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इन सभी को जो ना किसान स्वामित्व वाली संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 131 FPO को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके दौरान 2 किताबों का भी विमोचन किया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। बाकी और जैसे कॉफी टेबल बुक है, यूनिट कास्ट बुक है, ये किताबें हैं, इनका विमोचन किया गया है अभी हाल ही में। नाबार्ड जो है ना सर, ये पूरा नाम क्या है इसका सर? नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ये बना कब था सर? ये 12 जुलाई को बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एक 1981 का एक्ट था आपका, उसके अनुसार जो ना बना था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है साजी साजी केवी जो है ना इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना आप लोग, साजी केवी। और इसके अलावा जो है ना नाबार्ड का हेडक्वार्टर आप लोग मुंबई में पढ़ा करते हैं, तो वो भी आप लोग याद कर लेना है, मुंबई महाराष्ट्र में, भारत सरकार के अंडर ही आता है ये 100%। ये जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है ना, किसानों को बैंकों के थ्रू सस्ता लोन दिलवाना हो गया, या छोटे या गांव के उद्योग हो गए उनको डेवलप करवाना हो गया, या जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, या जो किसान उत्पादक संगठन वगैरह इनको हेल्प देना,
गरीबों को जो है ना उनके जीवन स्तर को सुधारना, ये काम नाबार्ड के ही हैं सारे। हरियाणा राइट टू बिजनेस विधेयक साल 2026 के तहत नए विनिर्माण उद्योगों को कितने सालों तक विभागीय निरीक्षण से छूट मिलेगी? तो इनको 3 सालों तक विभागीय निरीक्षण से छूट मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना, नए उद्यमियों को जो लाल फीताशाही से मुक्त कराना और राज्य में कारोबार यानी कि बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि नए उद्योगों की शुरुआती मंजूरियों के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। स्व घोषणा के आधार पे ही अपना वो जो है ना उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नए उद्योगों को उनकी स्थापना की शुरुआती 3 सालों तक इंस्पेक्शन से पूरी छूट मिलेगी, कोई उनको किसी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा और जिला स्तरीय स्वीकृति समितियां भी बनाई जाएगी, ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। और हरियाणा में रोजगार या उद्योग मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह है, ये ध्यान रखना आप लोग। स्टार्टअप जो है ना इसमें गेम चेंजर साबित होगा स्टार्टअप के लिए ये। इसका हरियाणा के अंदर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसका जो मॉनसून सेशन होगा उसके अंदर इसको पास भी करवा दिया जाएगा। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए महिला टेस्ट मैच में भारत की ऐतिहासिक जीत में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभाई है? इनका नाम है शेफाली वर्मा। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली हैं ये शेफाली वर्मा। इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में भारत की पहली महिला टेस्ट मैच जीत में रोहतक की शेफाली वर्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। शेफाली के पिता संजय वर्मा खुद एक क्रिकेटर थे। अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेलने का सपना उन्होंने अपनी बेटी के जरिए ही पूरा किया है। 9 साल की उम्र में से एकेडमी में दाखिला लिया था, लेकिन वहाँ लड़कियां नहीं थी तो पिता ने उनका लड़कों जैसा हेयर कट करवा के लड़कों के साथ अभ्यास करवाया। 10 साल की उम्र में उन्होंने लेदर बॉल से ही खेलना स्टार्ट कर दिया था। साल 2013 में रोहतक के लाहली स्टेडियम, बंसीलाल स्टेडियम है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को खेलते देख के उन्होंने क्रिकेट के प्रति गहरी प्रेरणा मिली। 12 साल की उम्र में महिला क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लिया और 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में सिलेक्शन भी इनका हो गया था और टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में शामिल हुई है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने में इन्होंने भूमिका निभाई। 19 साल की उम्र तक इन्होंने 51 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 134.53 के स्ट्राइक रेट से 1231 रन बनाए, जिसमें 149 चौके और 48 छक्के हैं। ये T20 वनडे और तीनों टेस्ट प्रारूपों के लिए खेल चुकी है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जिताया था इन्होंने, तो उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। भारतीय वन्य जीव पारिस्थितिकी सम्मेलन है साल 2026 का, हरियाणा में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी रिसेंटली, ये हरियाणा के अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जुलाई साल 2026 में अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर भारतीय वन्य जीव पारिस्थितिकी सम्मेलन यानी कि IWEC 2026 का आयोजन हुआ है। इसमें अवैध रूप से वन्य जीवों का शिकार करने और वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई थी। इसका मेन टारगेट यही था कि वन्य जीव अपराधों को मतलब रोकने में स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक है, सरकारी संस्था है या जो संरक्षण संगठन है, उनकी सहायता किस प्रकार ली जा सकती है। इस दौरान जो आरएनएक और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो ना दोनों ने मिलके जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG है इसका भी आयोजन करवाया था। और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है, एक्चुअली इसकी भी स्थापना की गई है अवैध वन्यजीव शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि जिसमें वन्य जीव विशेषज्ञ और स्थानीय समुदाय, रिसर्चर, सरकारी अधिकारी, संरक्षण संस्थाएं मिलकर काम करेगी। ये अपनी जानकारी और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा वन्य जीव अपराधों पर ये रिसर्च करेंगे, मिलके नई संरक्षण रणनीतियां तैयार करेंगे, सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में सहयोग भी करेंगे ये। इसके अलावा आरएनएक ने सम्मेलन में बताया कि आधुनिक तकनीक की सहायता से वन्यजीव अपराधों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। एक टेक्निक है आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया, वेबसाइट और बाकी जो पब्लिक सोर्सेस है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और इनकी हेल्प से ऑनलाइन होने वाले जो भी वन्यजीव या उनके अंगों के अवैध व्यापार है उसका पता लगाया जा सकता है। एक स्मार्ट सिस्टम है, मतलब क्या है, सैटेल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल है। इसमें वन्यजीव क्षेत्रों में गश्त करने की योजना हुआ, वन्य जीवों पर मौजूद खतरों की पहचान करना,
संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना या वन्यजीव अपराधों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा सम्मेलन में ना वन्य जीव और दुर्लभ पौधों के अवैध व्यापार से जुड़े भी विषयों पे चर्चा हुई थी, जैसे कि पेंगोलिन का अवैध शिकार और उसका संरक्षण, या जो भी प्रजाति है पौधे हैं खत्म हो रहे हैं, संकटग्रस्त पौधे हैं उनको उनका अवैध व्यापार हो रहा है, उनको रोकना, इंटरनेट और साइबर के थ्रू जो है ना होने वाले अपराध है उनको रोकना, वन्यजीव तस्करी के कारण अपराधियों के व्यवहार की स्टडी करना, अलग अलग प्रजातियों की तस्करी के विशेष रूप देखना। तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भी विशेषज्ञ संस्था है वो एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनाने के लिए इन्होंने हामी भरी है, और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएगी, अब अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये बना कब था? नवंबर 1998 को बना था। ये एक गैर लाभकारी संरक्षण संगठन है। भारत के वन्य जीव और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना इसका काम है मेन। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंड लाइनस इंडेक्स है, इसमें हरियाणा का समग्र यानी कि ओवरऑल हरियाणा का इंडेक्स क्या रहा है इसमें? तो देखो, नीति आयोग का अभी रिसेंटली जो ना फ्रेंड लाइनस इंडेक्स है, इसमें ओवरऑल हरियाणा का नंबर रहा है 15वां रैंक रहा है। एक्चुअली ये इंडेक्स जो ना, ये बिजनेस स्पोर्ट कार्ड होता है। इसमें ये देखा जाता है कि किसी राज्य में उद्योग या कंपनी लगाना कितना आसान है। उसको सड़क है, उसको बिजली पानी या औद्योगिक जमीन उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकारी परमिशन कितना जल्दी मिलती है कि नहीं मिलती है, बिजनेस करने के नियम कैसे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है, ट्रेंड जित वहाँ पे कर्मचारी या फाइनेंशियल चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है, या स्टेट की पॉलिसी है वो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल पैसे के आधार पे 15वां नंबर मिला। इसका मतलब है कि जो कारोबार और इन्वेस्टमेंट के लिए जो ओवरऑल वातावरण है उसमें हरियाणा का नंबर 15वां आया है। स्कोर हरियाणा का 47.1 आया है। सभी 36 राज्य और केंद्र शासित, मतलब राज्य और केंद्र शासित में 15वां है, लेकिन केवल 17 बड़े राज्यों में अगर देखें तो 11वां स्थान है ये। तो हरियाणा की अच्छी बातें हैं, बेहतर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना है, या एक व्यावसायिक माहौल है, औद्योगिक भूमि और निजी निवेश है इस मामले में। और इस रैंक के अंदर बात करते हैं, नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे तमिलनाडु आता है, सबसे निचलों में बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है ना, इसमें सबसे निचले श्रेणी के अंदर आते हैं ये वाले, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये तो खैर बता ही दिए थे मैंने किस वजह से क्यों आता है ये। नेक्स्ट आता है सर, हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्कूल प्रबंधन समितियां, जिसको कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उनको कितने रुपए देने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। एक तो 10 लाख ही है, छोटे आवश्यक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक है, और एडीसी की स्वीकृति से 25 लाख रुपए तक है। सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच पोर्टल, ये आपको एक रिवाइज करवाया मैंने क्वेश्चन। इसके अलावा हरियाणा में कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो है ना सेटअप किए गए, मतलब ईवी चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट सेटअप किए गए हैं? 7, 8, 9 टोटल। गुरुग्राम में 336 है जो कि सबसे ज्यादा है, फिर फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, करनाल, पानीपत, रोहतक है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक बस डिपो अभी हाल ही में पानीपत में खुला था, वो भी आप याद रखना, ठीक है। आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा सेशन बताना जरूर। 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन था, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों को अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना है आप सभी प्यारे बच्चों को। और के साथ साथ अगर आप लोग हरियाणा टॉपर बैच के स्टूडेंट नहीं बने हैं अभी तक, तो आप इस बैच में एडमिशन ले लेना। थैंक यू। राधे राधे।